अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी के फ्री सेशन पीएमएस ज़ूलॉजी लेक्चर नंबर 2 के साथ हम आपको वेलकम करते हैं। आप सब लोग को पता है कि कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी जो है वो पीएमएस पंजाब के लिए पीएमएस पंजाब 2022 के लिए आप लोग के जो है वो फ्री सेशन हम लोग, तो इसमें जो लेक्चर्स हैं ये आप लोगों को यूट्यूब पे लाइव जो है आप लोगों के ये ऑन एयर होते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो वहाँ से ये लेक्चर्स सुने होते हैं। इसमें आप लोग अगर देखें तो हम लोग ऑलमोस्ट कंपल्सरी के अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आप लोग को करवा रहे हैं। इसकी प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग वो स्टूडेंट्स जो लाइव क्लासेस नहीं ले सकते वो लोग बाद में यूट्यूब से जो है वो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो अपनी असाइनमेंट्स और क्विज वगैरह जो है वो ग्रुप के अंदर सबमिट करवा सकते हैं। इसका एक और एडवांटेज ये है कि आप लोगों को जो है वो फ्री इवैल्यूएशन भी साथ प्रोवाइड की जा रही है। ग्रुप का लिंक जो है वो लोग जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो जो लेक्चर्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अब जो है हम अपने आज के लेक्चर की तरफ अगर जाएं तो हमें पहले हम लोग जो है वो आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। रिकमेंडेड बुक्स हम लोग जो है वो आप लोगों को बता चुके हैं, वो भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियोस। तो उसके बाद जो है हमारा ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग जो है वो प्रॉपर अपनी जो है वो पेपर स्टडी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है वो पेपर 2 को स्टार्ट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि पेपर 2 जो है वो जनरल ज़ूलॉजी है, तो उस वजह से आप लोग ऑलमोस्ट मैट्रिक लेवल से आप लोग जनरल ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं। कोई फर्दर जो है वो डिटेल के अंदर आप लोगों ने करना होता है, तो इस वजह से इन जो ये जनरल ज़ूलॉजी की चीज़ें हैं इनके साथ आप सब लोगों की जो है वो काफ़ी फेमिलियर होंगी। तो हर बंदे का जो है वो थिंकिंग लेवल डिफरेंट होता है। मुझे लगा कि ये जो है वो पेपर 2 ये ईजी है, इसलिए इसको हम लोग जो है वो पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों का माइंड सेट डिफरेंट भी हो सकता है, तो हम लोग जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 5 सेक्शंस होते हैं। तो सेक्शन 1A जो है हमारे पास, इसमें से भी हर सेक्शन में से 20 मार्क्स का जो है वो पेपर आता है और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों में चॉइस भी होती है, 2 क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के, उनमें से एक आप लोगों ने करना होता है। तो हम लोग जो है वो अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास ये है सेल बायोलॉजी। सेक्शन ए हमारे पास जो है वो सेल बायोलॉजी है। आज हम सेल बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे और हम लोगों ने ये चीज़ें अगर हम करने पे आए तो सेल बायोलॉजी एक बहुत मतलब वाइड रेंज में ये टॉपिक्स हैं। ये ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट से भी ज़्यादा है। तो हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है वो चीज़ें और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने करना है। हमने टू द पॉइंट स्टडी करनी है। और एक और चीज़, कोई भी टॉपिक है आप लोगों ने उसको अगर तैयार करना है तो मैक्सिमम आप उसको 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग करें। मैक्सिमम पेपर के अंदर एक टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आ सकता है तो वो 20 मार्क्स से ज़्यादा का कभी नहीं आएगा। तो आपने उतना ही तैयार करना है कि 20 मार्क्स आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट भी करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट भी करनी है। एक टॉपिक पे आपके पास इतनी नॉलेज है, इतनी कि आप पूरा पेपर पे वही था कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं, आपको तब समझ भी नहीं लगेगी कि मैंने इनमें से क्या लिखना है। अगर वो क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको समझ ही नहीं लगेगी मैं कौन सा लिखूं कौन सा स्किप करूं। तो इससे बेहतर है कि अपना टाइम सेव करें। हर टॉपिक जो है वो जस्ट 20 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर करें। तो हम सबसे पहले अगर देखें कि सेल क्या है, सेल क्या है, व्हाट इज सेल। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, जो कि खुद जो है वो अपने आप पे
जिंदा रह सकता है, खुद में एक जो है वो जिंदा स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन लाइव ऑन इट्स ओन, जो खुद पे इंसार करते हुए जिंदा भी रह रहा है और फिर डिफरेंट सेल्स जो है वो मिलके एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म को बना भी रहे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है एनिमल्स का, उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। कुछ लेवल्स जो है वो सेल से पहले आते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सेल जो है ये हम लोग कहते हैं कि ये बेसिक यूनिट है, लेकिन ये नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बेसिक यूनिट है। ये बेसिक यूनिट है लाइफ का, स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का। ठीक है, ये बेसिक यूनिट है लाइफ का, लेकिन इससे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास पहले एटम भी आता है, उसके बाद सिंपल मॉलिक्यूल्स आते हैं, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं। उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स से हमारे पास फिर मेम्ब्रेन्स बनती हैं। मेम्ब्रेन्स मिलके जो है वो ऑर्गेनेलिस बनाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनेलिस तक जो है वो एटम से लेकर ऑर्गेनेलिस तक जो हमारे पास लेवल्स आते हैं ये नॉन लिविंग होती हैं। ठीक है, ये नॉन लिविंग होते हैं और कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ये लेस कम्प्लेक्स होते हैं। जब सेल से ऑनवर्ड जो है वो कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, सेल से ऑनवर्ड कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है और जब डिफरेंट ऑर्गेनेलिस मिलके जब एक सेल बना देती हैं तो सेल के अंदर लाइफ आ जाती है। सेल जो है वो उसके अंदर लाइफ आ जाती है, सेल से जो है वो लाइफ स्टार्ट हो रही है। सेल बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, लाइफ का बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो है वो सेल है। इसके बाद हमारे पास सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब अगर हम बात करें सेल बायोलॉजी की, तो सेल बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज सेल बायोलॉजी? तो अगर हम देखें तो सेल बायोलॉजी जो है ये आज से पहले जो है 3 टर्म्स यूज होती थी। फर्स्ट वन वाज क्लासिकल साइटोलॉजी। 3 मुख्तलिफ टर्म्स यूज होती थी। एक होती थी क्लासिकल साइटोलॉजी, दूसरे नंबर पे आती थी सेल फिजियोलॉजी और तीसरे नंबर पे आती थी सेल बायोलॉजी। ठीक है, इसमें हम लोग क्लासिकल साइटोलॉजी उस ब्रांच को बोलते थे जिसमें हम डील करते थे लाइट माइक्रोस्कोपिकल विजिबल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल का वो स्ट्रक्चर जो हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जिसको स्टडी करते थे, जो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल था, उसको हम बोलते थे क्लासिकल साइटोलॉजी। ये आप लोग चीजें नोट्स के अंदर नहीं है, ये आप लोग नोट डाउन करते जाएं। क्लासिकल साइटोलॉजी कौन सी टर्म्स यूज होती थी? 3 टर्म्स यूज होती थी, क्लासिकल साइटोलॉजी, सेल फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी। इसमें जो क्लासिकल साइटोलॉजी थी वो जो यूज होती थी किसके लिए? ओनली लाइट माइक्रोस्कोपिकल विजिबल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल का वो स्ट्रक्चर जो सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल था, उसकी स्टडी को हम बोलते थे क्लासिकल साइटोलॉजी। इसके बाद आता था हमारे पास सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी हम उसको बोलते थे जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स और जो फंक्शंस है सेल की उनको स्टडी करते थे।
उसको हम बोलते थे सेल फिजियोलॉजी। ये सेकंड ब्रांच थी, सेल फिजियोलॉजी। ये वो ब्रांच थी जिसके अंदर हम बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स और फंक्शंस ऑफ द सेल उनको डिस्कस करते थे। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास आती थी सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में हम लोग क्या करते थे, जिसमें हम लोग जो है वो सेल को मालिक्यूल के टर्म में डिस्कस करते थे। जैसे कि हमारे पास मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, माइक्रो मालिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है। तो इस वे में जब हम डिस्कस करते थे, इसको हम बोलते थे सेल बायोलॉजी। लेकिन जो रिसेंट ईयर्स हैं, हमारे पास जो रिसेंट ईयर्स हैं, इन्होंने ये जो डिस्टिंक्शन थी हमारे पास क्लासिकल साइटोलॉजी और सेल फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी, इसको खत्म कर दिया, ठीक है। इसने जो है रिसेंट ईयर्स में अब हमारे पास एक ही टर्म हम यूज करते हैं, सेल बायोलॉजी। और जो हमारे पास आती है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी को आजकल हम लोग जो है वो सेल बायोलॉजी के सिनोनिम के तौर पे यूज करते हैं। मीन सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी को एक ही तरह से कंसीडर करती है, ठीक है। ये था एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन सेल बायोलॉजी की इन रिगार्ड विथ साइटोलॉजी, ठीक है। तो ये जो है ये डिफरेंस लेटेस्ट अगर हम बात करें तो अब हम लोग जो है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी एक ही चीज को बोलते हैं। पहले जो था वो जो मैंने अभी आपको डिटेल बताई, इस तरह यूज होती थी ये तीन टर्म्स। अगर हम लेटेस्ट डेफिनेशन देखें सेल बायोलॉजी की, तो वो हमारे पास ये बनती है, सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और जितना भी जो कुछ स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है, उसकी कंडीशंस हैं, ऑर्गेनेलिज है, ईच एंड एवरीथिंग, लाइफ साइकिल है, सेल का सेल साइकिल है, उसके बारे में जो कुछ भी सेल के बारे में है, ईच एंड एवरीथिंग, वो हम जो है वो सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सेल बायोलॉजी वी डिस्कस इन अबाउट सेल वी डिस्कस इन सेल बायोलॉजी। मीन के इसमें हम टिश्यूज, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स, डिटेल के अंदर सेल की जो है वो कितने जितने भी चीजें सेल से मिलके बनती हैं, सेल्स कंपोजिस, तो उन सब के जो है वो बारे में डिटेल में हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसके ज्यादा हिस्ट्री में जाने की, हिस्ट्री पे या इस तरह की सेल बायोलॉजी कोई आपके पास जो है वो हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते। तो इस वजह से हम लोग जो है वो इसकी इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी कुछ डिफरेंट थ्योरीज आई, सेल थ्योरी आई, उसके बाद जो है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म थ्योरी आई, उसके बाद जो हमारे पास जो है वो इन पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्मल थ्योरी आई। तो ये थ्योरीज हैं, इनकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। एज योर इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस कर दिया है, इन थ्योरीज के नेम वगैरह आपको बता दिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑर्गेनिज्मल थ्योरी जो है ये 20वीं सेंचुरी के अंदर आई, और जो इससे पहले मैंने आपको बताई प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, ये 19वीं सेंचुरी के अंदर आई थी। और सबसे पहले हमारे पास जो थी वो सेल थ्योरी आई, ये भी 19वीं सेंचुरी के अंदर हमारे पास आई थी। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो हम आगे चलते हैं, सेल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें आप लोगों ने देखा हमारे पास जो सेल्स हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, उसकी दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मोस्टली कौन से हैं, लाइक बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गी, तो इस तरह के जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है।
बैक्टीरिया है, बिल्कुल एनर्जी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये तमाम जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास वायरसेस हैं उनके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, सॉरी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास बाकी जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबके पास जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, सम एल्गी, प्रोटोजोन्स, दिस ऑल आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मींस यूनि, वन, सिंगल। तो सेलुलर सेल, एक सेल, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल पे मुश्तमिल है उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा सेल से मिलके बनते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। और इनके एग्जांपल्स जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे मल्टीसेलुलर हैं। उसके बाद हम any cellular organisms may contain only one type of cell from the following types of cells। जितने भी cells हैं हमारे पास वो इन दोनों types में से जो है वो होती हैं, मुश्तमिल होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स, ये जो पीछे था हम लोगों ने पढ़ा ये ऑर्गेनिजम्स थे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें तो हमारे पास सेल्स भी दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन बिफोर, और कैरियोट्स में कैरियन जो है ये कैरियन से निकला है। कैरियोट्स तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स मीन बिफोर न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस मीन के इनमें एक्सेप्ट ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। डीएनए जो है हेरिडिटरी मटेरियल था, डीएनए और आरएनए, वो तो इनके अंदर मौजूद होता है लेकिन वो वेल बाउंडेड नहीं होता। उनके जो है वो एक ऐसे ही पड़ा होता है सिंपल, कोई उसके ऊपर बाउंड्री नहीं होती, वो वेल ऑर्गेनाइज बिल्कुल, मतलब ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद नहीं होता। और जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है ट्रू, एग्जैक्ट। ठीक है, और कैरियोट्स न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स जिनके अंदर एग्जैक्ट न्यूक्लियस मौजूद है, वो सेल्स जिनके अंदर एग्जैक्ट न्यूक्लियस मौजूद है। प्रोकैरियोट्स जिनके अंदर जो है वेल बाउंडेड जो है वो डीएनए मौजूद नहीं होता, हेरिडिटरी मटेरियल होता है बट वो वेल बाउंडेड नहीं होता। और ऐसे ही जो है वो पड़ा होता है किसी एक रीजन के अंदर, वो लोकलाइज होता है और जो है उसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होती, एग्जैक्ट न्यूक्लियस नहीं बना होता, तो उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर वेल बाउंडेड हेरिडिटरी मटेरियल होता है और वो बाकायदा एक न्यूक्लियस की फॉर्म में होता है। और जो टर्म प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट थी, ये हैंस रिस ने जो है ये सजेस्ट की थी। हैंस रिस ने, ये आप लोगों ने इम्पोर्टेंट चीज है कि हैंस रिस ने 1960s के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जो टर्म्स थी ये दी थी। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रो मीन प्रिमिटिव और बिफोर, और कैरियन मीन न्यूक्लियस। ये स्मॉल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉल होते हैं, सिंपल होते हैं, कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, और मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास ये जो है ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, प्रोकैरियोट्स जो थे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ये मौर्जे वजूद में आए।
ठीक है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं। ये जो है ये गेट कॉलोनीज होती हैं, स्ट्रोमेटोलाइट्स गेट कॉलोनीज हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की या सैनो बैक्टीरिया की। ये कहाँ पे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका जो है वो बाकियात जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, ये वहां पे पाए जाते थे। कहाँ पे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये आप लोग जो है वो एक प्रोक्रियोटिक का आप लोग देख सकते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल। इसके अलावा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वायरसेस हैं, वायरसेस के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया बिकॉज ये हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो वायरसेस को हम लोगों ने जो है ना वो स्किप कर दिया है। तो अगर हम जितनी भी एक चीज, जितनी भी डेफिनेशंस सेल के देखें तो वो सारे जो है, कुछ लोग इसको लिविंग कंसिडर करते हैं, कुछ लोग नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। तो जितने भी हमारे पास बायोलॉजिस्ट ने डेफिनेशंस दी हैं सेल की, उन सब के अंदर अगर हम देखें तो उन सब में ही ये जो है वो हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो वायरस नहीं आता। वायरसेस जो है वो एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो एजी लोवे एंड पी सेक्विटिस, इन्होंने जो सेल की डेफिनेशन की थी, इन्होंने कहा था, आप लोग नोट डाउन कर लें, A.G. स्पेल्स मैं बोल रही हूँ साइंटिस्ट के, A.G.Lowy, A.G. लोवे एंड पी, पी आप लोगों ने बड़ा लिखना है, डॉट सिक्विट्स, SIEKEVITZ। ये जो है 1963 के अंदर इन दो साइंटिस्ट ने जो है वो सेल की डेफिनेशन हमें बताई, वो थी a unit of biological activity, a unit of biological activity delimited by a semi-permeable membrane and capable of self-reproduction in a medium free of other living systems. In a medium free of other living systems. इसके बाद जो है हमारे पास ये 1963 के अंदर इन्होंने सेल की डेफिनेशन हमें बताई। उसके बाद 1966 के अंदर हमारे पास विल्सन एंड मोरिसन, ये दो साइंटिस्ट थे, विल्सन एंड मोरिसन। इनके स्पेल हैं विल्सन के WILSON विल्सन एंड मोरिसन MORRISON मोरिसन। 1966 के अंदर जो इन्होंने सेल की डेफिनेशन बताई वो है एन इंटीग्रेटेड एंड कंटिन्यूअसली चेंजिंग सिस्टम। बहुत ही शॉर्ट सी डेफिनेशन है, एन इंटीग्रेटेड and continuously changing system। उसके बाद 1970 के अंदर जॉन पॉल ने जो सेल की डेफिनेशन बताई वो अब आप लोगों को ये जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारे पास ये जो है वो जनरलाइज स्ट्रक्चर है एक प्रोकैरियोटिक सेल का। हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं एज यू नो ये सिंपल होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सिंपल और प्रिमिटिव होते हैं। तो सिंपल होते हैं इस वजह से इनके अंदर ज्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स नहीं है, ज्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है। राइबोसोम मौजूद है इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, सेल वॉल मौजूद है। सेल वॉल जो है ये
एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती, प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक सेल का हिस्सा होती है। इसके अलावा इसके पास कैप्सूल है, पिलस होते हैं, फ्लैजिलम होता है और क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्रोमोसोमल डीएनए मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर लोकलाइज्ड होता है, क्योंकि ये इसके अंदर वेल बाउंडेड डीएनए नहीं होता, एक न्यूक्लियस की फॉर्म में डीएनए जो है वो नहीं होता। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक यूकैरियोटिक सेल की हमारे पास ये डायग्राम है। इसमें आप लोग देख सकते हैं एक जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी कम्प्लेक्सिटी आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये कितना कम्प्लेक्स सेल होता है, इसके अंदर कितनी ज्यादा ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, इधर मेंशन नहीं है तो ये यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। ये जो आउटर मोस्ट है इसको हम लोग जो है ये वाली मेम्ब्रेन इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये वाली जो है हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है। तो हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मेंशन नहीं थी। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास जो दोनों टाइप्स हैं, एक ये वाली टाइप ये जिसके ऊपर सर्कल है और एक जिसके ऊपर ये ब्लू सर्कल है। ये दोनों जो हैं हमारे पास ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो डिफरेंट टाइप्स हैं। ये ओवरऑल सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, और ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट साइटोप्लाज्म होता है, ये जो ब्लू कलर का, लाइट स्काई ब्लू कलर का ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये सारा हमारे पास साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा ये जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है ये साइटोस्केलेटन है। ये जो डॉट नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं, ये लाइसोसोम्स हैं, ये गोल्जी बॉडी है और न्यूक्लियस है। इनके डिटेल में फंक्शनिंग जो है हम बात करें तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से चेक करवाती हूँ। हम लोग जो है वो ये देखें, इसमें हमारे पास ये एक जो है वो स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है आप लोगों को नजर आ रहा है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं। इन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की हम अगर बात करें तो सबसे पहले इन ऑर्गेनेल्स को, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स को डिटेल में बताने से पहले मैं कुछ आप लोगों को जो है वो नोट डाउन करवाना चाहूंगी। कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का कंपैरिजन ये पूछा जा सकता है। इसके जो अब अगर बात करें कंपैरिजन की तो आप लोग ड्रॉ करें, नोट डाउन करें साथ ये चीजें आप लोग लिखे। सबसे पहले कंपोनेंट, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। कंपोनेंट जो सेल वॉल है, कंपोनेंट सेल वॉल है, सेल वॉल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती है। ये बैक में मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल चेक, ये सेल वॉल जो है ये वाली सेल वॉल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद है। ये सेल वॉल है इसकी, यहाँ पे एरो आपको नजर आ रहा है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है, प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। उसके बाद हम लोग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें या सेल मेम्ब्रेन की,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ पे, या सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल का भी हिस्सा है। नेक्स्ट में अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ड्रॉ करके दिखाया कि ये वाली जो ये ऑरेंज ऑरेंज कलर में शो हो रही है, जहाँ पे आपको एरो नजर आ रहा है, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है यूकैरियोटिक सेल की। ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है आपके पास। इसी तरह अगर हम बात करें सेंट्रियोल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स की, सेंट्रियोल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स की हम अगर बात करें तो ये जो है यहाँ पे सेंट्रियोल्स ने शो करवाया गया नेक्स्ट में शायद। ये यहाँ पे आप लोगों को जो है ये सेंट्रियोल्स, ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर, ये सेंट्रियोल्स है, और ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा है। बट ये सेंट्रियोल्स यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा है, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल इतना कम्प्लेक्स नहीं है इसकी। इसी तरह ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो बिल्कुल धागे नुमा जो साखते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये भी प्रोकैरियोट सेल का हिस्सा नहीं होते। उसके बाद अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये प्रोकैरियोट के कुछ सेल्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट जो है प्रोकैरियोट्स के कुछ सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। इसी तरह यूकैरियोट्स के कुछ सेल्स के अंदर मौजूद होता है और कुछ सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ डीएनए, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ डीएनए प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, और अरेंज्ड मल्टीपल क्रोमोसोम डीएनए एसोसिएटेड होते हैं प्रोटीन्स के साथ, ये होता है यूकैरियोट्स के अंदर। अगर यूकैरियोट्स की बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो अरेंज्ड इन मल्टीपल क्रोमोसोम्स डीएनए एसोसिएटेड विद प्रोटीन। और प्रोकैरियोट्स की बात करें तो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ डीएनए होता है। इसी तरह अगर सीलिया की बात करें तो ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर और प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स के अंदर यूकैरियोट्स के अंदर। साइटोस्केलेटन जो है ये भी प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है। साइटोस्केलेटन ये जो सारा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट्स, ये सारे जो हैं हमारे पास, इन सब को हम कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और ये जो है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये भी प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लैजिलम की बात करें तो इनके अंदर अक्सर जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर, नॉट इन ऑल, नॉट इन ऑल, मैं आप लोगों को ये चीज, ये छोटी छोटी चीजें हैं कि हमारे पास जो फ्लैजिलम है often present in prokaryotes but not in all, but not in all, सबके अंदर नहीं होता, often होता है, अक्सर होता है, लेकिन सबके अंदर नहीं होता। often present in prokaryotes flagellum, often present in prokaryotes but not in all, but not in all। इसी तरह जो है फ्लैजिलम यूकैरियोट्स के कुछ सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सम सेल्स। फ्लैजिलम यूकैरियोट्स के भी कुछ सेल्स के अंदर होता है। इसके बाद
कैलिक्स की बात करें तो वो भी प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर नहीं होते। गोल्गी ऑपरेटस भी प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते, लाइसोसोम्स भी नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता। और इसके अलावा राइबोसोम्स जो हैं, ये कुछ ऑर्गेनेलिस जो मैंने नाम बोले आप लोगों को, ये सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होती है। ग्लाइकोकैलिक्स, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, ये 5 ऑर्गेनेलिस हैं। इसके अलावा साइटोस्केलेटन 6, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 7 और सेंट्रियोल्स 8। ये 8 ऑर्गेनेलिस वो हैं जो सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती हैं। ये आप लोगों ने एक टेबल बना लेना है जिसके अंदर आप लोगों ने वो ऑर्गेनेलिस फर्स्ट पे लिख लेनी है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर है। फिर आपने वो ऑर्गेनेलिस लिखनी है जो जस्ट प्रोकैरियोट्स के अंदर है। फ्रंट पे वो ऑर्गेनेलिस लिखे जो कि जस्ट यूकैरियोट्स के अंदर आपको नजर आएंगी। इसी तरह आप लोगों ने जो है वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के अंदर होता है। राइबोसोम्स जो हैं ये भी दोनों के अंदर होते हैं। वैक्यूल्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वेसिकल्स जो हैं वो भी दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास हम सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिखाया गया है, ये मॉडल जो है लिपिड बायलेयर वाला, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लिपिड बायलेयर होता है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। लिपिड बायलेयर लाइक ये जो है हमारे पास ये एक ये लिपिड है, एक ये लेयर लिपिड की है। ये बायलेयर्स हैं, एक ये वाली लेयर है लिपिड की और एक ये वाली लेयर। ये 2 लेयर्स हैं लिपिड की। इसके 2 हेड्स हैं, एक ये और एक ये। 2 होल्स हैं, एक ये और एक ये। और इनके दरमियान ये भी लिपिड्स की लेयर्स है, लिपिड बायलेयर है, इस तरफ भी लिपिड बायलेयर है और इसके दरमियान में जो है वो प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं। इसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स एम्बेडेड है। तो हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को, ये मॉडल को, जिस मॉडल के थ्रू प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर हमारे पास आया है इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि फॉस्फोलिपिड्स जो हैं उनका एक एंड जो है वो पोलर होता है, एक एंड जो है वो नॉन पोलर होता है। इनकी जो टेल्स हैं वो एक हमारे पास मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर रिपेल्ड बाय वाटर। तो ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, जो टेल्स होती हैं ये हाइड्रोफोबिक होती हैं। ठीक है, उसके जो हेड्स हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, हेड्स हाइड्रोफिलिक होते हैं और जो टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक होती हैं। उसके बाद हमारे पास इसका जो सेकंड पॉइंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, वो है कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटीरियर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। वो इंटीरियर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं जो कि हेल्प करते हैं वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस को। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन को लेस परमिएबल बनाते हैं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल।
इसके अलावा जो रिच स्ट्रक्चर होता है कोलेस्ट्रॉल का, वो हेल्प करता है मॉलिक्यूल्स की, वो हेल्प करता है मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज होने में। मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल का रिच स्ट्रक्चर हेल्पफुल होता है। थर्ड हमारे पास है मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती हैं हमारे पास, वो इनर और आउटर मेम्ब्रेन सरफेस जो है उसके साथ अटैच होती हैं। हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। जो सरफेस पे होती हैं उनको को हम पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं, चाहे वो इनर साइड पे हो चाहे आउटर साइड पे हो। यहाँ पे यहाँ पे आउटर साइड पे हो या इस तरफ इनर साइड पे मौजूद हो अगर प्रोटीन्स, तो उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। और जो ये प्रोटीन आपको यहाँ पे शो करवाई गई है, यहाँ पे दरमियान में सेंट्रल में एम्बेडेड प्रोटीन्स जो होती हैं इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो ये हमारे पास जो है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन शो करवाई गई है। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं ये हेल्प करती हैं आयन और मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है वो मूवमेंट में। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो यूनाइट होते हैं प्रोटीन्स के साथ और बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसी तरह कुछ जो है हमारे पास लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलके जो है वो हमारे पास बनाती हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स तो हमारे पास जो कम्प्लेक्सली अरेंज्ड और डिस्टिंक्टिवली शेप्ड ग्रुप्स हैं शुगर मॉलिक्यूल्स के, ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो एक्ट करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स जो हैं वो एक्ट करते हैं फिंगरप्रिंट के तौर पे। ये टर्म आप लोगों ने याद रखनी है, पेपर में ये स्ट्रक्चर आया तो ये जरूर आप लोगों ने जो है वो हाईलाइट करके जो है वो लिखनी है कि ये यूज होता है एज अ फिंगरप्रिंट। ग्लाइकोकैलिक्स यूज होता है एज अ फिंगरप्रिंट फॉर ईच सेल टाइप। इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सेल टू सेल रिकॉग्निशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन के लिए कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले ये रेगुलेट करता है मटेरियल मूवमेंट अक्रॉस द सेल। अक्रॉस द सेल सेल मेम्ब्रेन जो है ये रेगुलेट करती है मटेरियल मूवमेंट को अक्रॉस द सेल। ये इसका फर्स्ट वन फंक्शन था। सेकंड वन ये है ये आउटर और इनर साइड को सेपरेट करती है। थर्ड वन ये है जो वेरियस ऑर्गेनेलिज है विद इन द सेल, विद इन द सेल डिफरेंट ऑर्गेनेलिज है उनको एक दूसरे से सेपरेट करती है। फोर्थ वन ये है कि प्रोवाइड करती है एक लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू जो है वो केमिकल रिएक्शंस हो सके। इसके अलावा सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट रखती है। ये फिफ्थ वन था। और सिक्स्थ वन जो है वो ये है डिफरेंट सेल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए इसके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। मेन के डिफरेंट सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये हेल्पफुल होती है। इसके अलावा एक टर्म यूज होती है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी।
सिलेक्टिव परमिएबिलिटी वो यूज होती है एबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या होती है, एबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू लेट सम सब्सटेंसेस इन एंड कीप अदर्स आउट, के कुछ सिलेक्टिव परमिएबिलिटी जो सिलेक्टिव हमारे पास सब्सटेंसेस हैं उनको वो अंदर जाने की इजाजत देती है, बाकी सबको बाहर ही रखती है, जो गैर जरूरी होते हैं उनको बाहर ही रोक के रखती है। इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो वो जी है द एबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू लेट सम सब्सटेंसेस in and keep others out is called selective permeability। और ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग सेलुलर होम्योस्टेसिस। सेलुलर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा सिलेक्टिव परमेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। होम्योस्टेसिस क्या है कि बोथ साइड पे जो है इनर और आउटर साइड जो है उसको जो है मेंटेनेंस, इन्वायरमेंट की जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको जो है एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट की उनको मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा कुछ जो है हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स जो हैं उसकी कुछ टाइप्स हैं, वो आप लोग देख लें। फर्स्ट वन इज सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई सेल जो है वो की एनर्जी जो है वो यूज नहीं होती इस डिफ्यूजन के लिए, इस मूवमेंट के लिए सेल के अक्रॉस। इसके बाद हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो टेम्परेरीली बाइंड करती हैं मॉलिक्यूल के साथ और उसको जो है मेम्ब्रेन के क्रॉस पास आउट होने में हेल्प करती हैं। थर्ड वन इज ऑस्मोसिस। इसमें जो ऑस्मोसिस और सिंपल एज यू नो ऑस्मोसिस का क्या होता है कि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल, डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसको विदाउट नीड ऑफ एनर्जी वो मूव कर सकता है सेल के क्रॉस, और ऑस्मोसिस ये होता है जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन के जो है वो अराउंड क्रॉस करता है, तो उसको हम जो है वो ऑस्मोसिस बोलते हैं। फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्सेस small molecule across collectively permeable membrane from areas of higher pressure to areas of lower pressure। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, इसमें स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होती हैं और जो मॉलिक्यूल है उसको फिर बाइंड करती हैं और या आइंस के साथ, तो उनको हेल्प करती हैं जो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसके लिए जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद एंडोसाइटोसिस होता है, ये बल्क मूवमेंट होती है। उसके बाद पिनोसाइटोसिस, फाइब्रोसाइटोसिस, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये जो है वो कुछ मूवमेंट्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस होती हैं। सेकेंड ऑर्गेनेली की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम फर्स्ट पे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आती है जी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए साइटोप्लाज्म जो है हमारे पास वो उसको जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए साइटोप्लाज्म की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसके दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम और दूसरा होता है फ्लूइड साइटोसोल। साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड फ्लूइड
साइटोसॉल। साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। इसके अंदर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एग्जाम्पल है। ये वाला स्ट्रक्चर है सारा, ये जिसके ऊपर मैंने अभी ये लाइंस लगाई हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एग्जाम्पल है हमारे पास साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम की। ये एग्जाम्पल है हमारे पास साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम की। उसके बाद हमारे पास जो है फ्लूइड साइटोसॉल होता है, जो कि लिक्विड होता है। ये यहाँ पे ये जो इस तरह के ये यहाँ पे सारा लिक्विड मौजूद है, लिक्विड फॉर्म, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड साइटोसॉल। सस्पेंड द स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड कंटेन वेरियस डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर डिफरेंट डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे, थर्ड पे आता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिससे जो कि एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है फूड से ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है सेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल के लिए एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं फूड से। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग जो है पावर जनरेटर भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन को हम लोग जो है पावर जनरेटर ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये जो ऑर्गेनेली है इसको हम पावर जनरेटर ऑफ सेल भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड वन होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और थर्ड वन होता है माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, तो इसको हम कलेक्टिवली जो है वो साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और ये जो है ये थ्रू आउट द, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना साइटोस्केलेटन, ये थ्रू आउट द सेल फैला होता है, बिल्कुल ऐसे ना जैसे वायर्स होते हैं या थ्रेड्स लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए ना पूरी कंट्री के अंदर हमारे पास डिफरेंट सिस्टम है, वायर्स के थ्रू एक जाल फैला हुआ है जहां से आगे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह ये भी एक थ्रेड लाइक जाल सा बिछा हुआ है, ठीक है, पूरे सेल के अंदर, और जिसके थ्रू जो सेल की कनेक्टिविटी है और उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के, उनको परफॉर्म करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जो है बनी होती है। ट्यूब्यूल्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से बनी होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो है ये उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं सेंट्रियोल्स के अंदर भी, सीलिया के अंदर भी, इवन फ्लैजिला के अंदर भी। उसके बाद जो है जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये ईच माइक्रोट्यूब्यूल, हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये बनी होती है स्पाइरलिंग सब यूनिट से मिलकर। स्पाइरलिंग सब यूनिट ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन का स्पाइरलिंग सब यूनिट है। डिफरेंट स्पाइरलिंग सब यूनिट्स मिलके माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, और उस को सब यूनिट को हम बोलते हैं ट्यूब्यूलाइन सब यूनिट। ट्यूब्यूलाइन सब यूनिट टर्म हम यूज करते हैं, ट्यूब्यूलाइन सब यूनिट। हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो स्पाइरलिंग सब यूनिट्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन से मिलके बनी होती है,
और हर सब यूनिट को हम ट्यूब्यूलाइन सब यूनिट बोलते हैं। ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो हैं इनका फंक्शन क्या है, ये हेल्प करती हैं डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट में। जैसे कि हमारे पास सेक्रेटरी वेसिकल होते हैं और जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करता है। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो क्रोमोसोम की मूवमेंट में, इसी तरह जो है सेक्रेटरी वेसिकल्स जो है उनकी मूवमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है विदिन द सेल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें हेल्प करते हैं। ये इसके एग्जांपल है, अगर नर्व सेल्स की हम बात करें तो नर्व सेल्स में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये हेल्प करती हैं मटेरियल की मूवमेंट में थ्रू आउट लॉन्ग नर्व प्रोसेस। जो लॉन्ग नर्व प्रोसेस है उसके अंदर जो है मटेरियल के मूव करने के लिए जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स यूज होती हैं। ये एक जो है ना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पास साइटोस्केलेटन का। इसके अलावा जो है ये एक स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सेल को, माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करें तो ये हमारे पास ये भी प्रोटीन फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं। ये भी सपोर्ट करते हैं। ये केमिकली अगर हम बात करें तो ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स है। प्रोटीन फाइबर्स का एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है। केमिकली हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स होते हैं ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की जो प्रोटीन्स होती हैं ये वेरी करती हैं सेल टू सेल टाइप। एक सेल टाइप है तो उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स यूज होंगी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर। अगर कोई दूसरी सेल टाइप है तो वहां पे दूसरे टाइप की जो है वो प्रोटीन यूज होगी इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर। इसके अलावा ये भी सेल शेप को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। जो है मैकेनिकल एक्टिविटीज जो विद इन साइटोप्लाज्म होती है उसके लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें माइक्रोफिलामेंट्स या एक्टिन फिलामेंट्स, इनको एक्टिन फिलामेंट्स जो है हम इनको माइक्रोफिलामेंट्स भी बोलते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स को हम ये जो हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स हैं हम इनको अपने जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स भी बोलते हैं। ये जो है सॉलिड स्ट्रिंग्स होती हैं प्रोटीन की, सॉलिड स्ट्रिंग्स होती हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की। ये जो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ना ये मोस्ट हाईली डेवलप होते हैं मसल सेल्स के अंदर। ये मोस्ट हाईली डेवलप्ड कौन से सेल्स के अंदर होते हैं, मसल सेल्स के अंदर। और इसकी एग्जांपल क्या है, मायोफिब्रिल्स। एग्जांपल क्या है एक्टिन फिलामेंट्स की, मायोफिब्रिल्स। इसकी एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मायोफिब्रिल्स। एक्टिन फिलामेंट्स की एग्जांपल है मायोफिब्रिल्स। और ये हाईली डेवलप्ड कहाँ पे होता है, मसल सेल्स के अंदर, जो कि मसल सेल को हेल्प करता है शॉर्ट और कंट्रैक्ट करने में, शॉर्टन होने में, कम होने में और कंट्रैक्ट करने में। इसके अलावा नॉन मसल सेल्स जो है उनमें भी ये मौजूद होता है माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स। तो इनको जो है एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स भी बोलते हैं और एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स भी बोलते हैं।
तो ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो है नॉन मसल्स है उसके अंदर भी होते हैं। डिफरेंट कंट्रैक्टाइल सिस्टम्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेलुलर मूवमेंट में भी जो है ये हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा कुछ जो प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर जो एमीबॉइड मूवमेंट होते हैं उसके भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटोजोन के अंदर। इसके बाद हम लोग जो है वो अगर बात करें हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक कंप्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड लिब्रेंथ ऑफ फ्लैटनेड शीट्स होता है, सैक्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ये जो है ना ब्रांच और की फॉर्म में स्प्रेड होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा कि इतनी ज्यादा स्पेस पे ये सारा जो है आप लोगों के पास वो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके आगे फर्दर ये जो है ना ये दो टाइप्स हैं जहां से आगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये सारा जो आप लोगों के पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये स्टार्ट होता है न्यूक्लियर इन्वेलप से। आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ से ये बिल्कुल जो है ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये स्टार्ट होता है न्यूक्लियर इन्वेलप से और ये एंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, जहां तक आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये सेल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए जहां तक ये आ रहा है। तो अगर हमारे पास ये जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके अंदर एक सीरीज ऑफ चैनल्स होती है। इस सारे के अंदर एक सीरीज ऑफ चैनल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स को सर्कुलेट करने में थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अलावा ये स्टोरेज यूनिट है इंजाइम्स और कुछ दूसरे प्रोटीन्स के लिए। इट्स अ स्टोरेज यूनिट फॉर enzymes एंड अदर प्रोटीन्स। ठीक है, एंड अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स के लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है फॉर राइबोसोम्स। ये जो डॉट आपको नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर ये वाले जो डॉट आपको नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं, ये वाले जो डॉट है। तो ये राइबोसोम्स के लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। राइबोसोम्स के लिए ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये डॉट्स हैं ये भी राइबोसोम्स हैं। ये तो ये राइबोसोम्स के लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस किन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन ये स्टोरेज यूनिट है किसके लिए, इंजाइम और दूसरी प्रोटीन्स के लिए। और सेकंड वन ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किसके लिए, राइबोसोम्स के लिए। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किसके लिए, राइबोसोम्स के लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट वन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ अटैच्ड राइबोसोम्स is called रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि अटैच होता है राइबोसोम्स के साथ
ये आपको नजर आ रहा है, इसके साथ ये राइबोसोम्स अटैच हैं और इसको मेंशन किया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तौर पे। और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम के साथ अटैच नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको ये सारा जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो है जो राइबोसोम के साथ अटैच नहीं है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते, ये साइट है लिपिड प्रोडक्शन के लिए, लिपिड्स प्रोडक्शन की साइट है। इट्स द साइट फॉर लिपिड प्रोडक्शन। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन करता है वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ये साइट है किसके लिए? लिपिड प्रोडक्शन के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन किसकी? वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वाइड वैरायटी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस की, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस की। लेकिन जो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन है ये स्पेसिफिक होता है मसल सेल्स के अंदर, ये स्पेसिफिक होता है फंक्शन मसल सेल्स के अंदर। फर्स्ट दो फंक्शन जो है ये सब के लिए हैं, और जो थर्ड है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन ये मसल सेल्स पे होता है। मोस्ट सेल्स जो है उनके अंदर बोथ टाइप्स होती हैं, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम अगर बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस हमारे पास जो है ये एक कमांड कंट्रोल होता है सेल का। इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जहाँ पे राइबोसोम जो प्रोड्यूस होते हैं, राइबोसोम की प्रोडक्शन के साइट होती है ये। उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान। और उसके बाद न्यूक्लियर पोर हैं जो जितने भी मेम्ब्रेन है उसके दरमियान मौजूद होते हैं। ये जो पैसेज इन टू एंड आउट होता है ना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म या अदर सेल का, तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। इसके बाद सेंट्रीयूल हमारे पास है। सेंट्रीयूल जो है वो कॉम्प्लेक्स असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल दैट अकर इन पेयर्स, ये पेयर की फॉर्म में होती हैं हमारे पास सेंट्रीयूल। और कौन सी हो गया जी, इनको हम जो है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स भी बोलते हैं। सेंट्रीयूल्स को माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स भी बोलते हैं हम इनको। और प्रोक्सीसोम जो है वो हमारे पास वेसिकल होते हैं जो कि कंटेन करते हैं एंजाइम्स को दैट कैरी आउट पर्टिकुलर रिएक्शंस सच एज डिटॉक्सिफाइंग पोटेंशियली हार्मफुल मॉलिक्यूल्स, ये जो है हमारे पास। उसके अलावा गोल्जी कम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वो collects, package and distribute molecules manufacturing in the cell। molecules manufacturing जो है सेल के अंदर उनको collect करता है, पैकेज करता है और उसको throughout the cell जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये है गोल्जी कम्प्लेक्स। इसके बाद हमारे पास है लाइसोसोम, वेसिकल दैट ब्रेक्स डाउन
macromolecules and digest worn out cell components is called lysosomes। तो आप लोगों ने जो है वो सेल स्ट्रक्चर, आप लोगों के जो असाइनमेंट्स हैं वो है, ये है कि आप लोगों ने अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, इनके सॉरी नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट है जो सेल का है डिटेल स्ट्रक्चर, इसकी ऑर्गेनेलिस, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन डिटेल के अंदर। एक ऑर्गेनेली के ऊपर आपके पास 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। लाइक ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, write a detailed note on the function of mitochondria, write a detailed note on the structure of mitochondria। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ, राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोगों ने बाकायदा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। आप लोगों ने नेट से, ये भी आप लोगों के असाइनमेंट्स हैं, आप लोगों ने नेट पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लिखना है, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, वो आप लोगों ने कलेक्ट करना है। आप लोगों ने डेली बेसिस पे अपने जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको गो थ्रू करना है। आप लोगों ने अब ये जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं इन सबको आप लोगों ने इनके स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन, साथ इनकी डायग्राम्स गूगल करें, उसमें से जो आपको इजीएस्ट मोस्ट इजीएस्ट लगती है वो आप ड्रॉ करें। इसके अलावा आप लोगों ने इनके फ्लो चार्ट्स जो हैं वो फ्लो शीट्स वो आप लोगों ने बनानी है, जो कोई प्रोसेस है उसकी या फंक्शंस हैं उसके, ताकि एग्जामिनर जो है वो समझे, उसे की पॉइंट्स ढूंढने ना पड़े, वो उसे पता हो कि भाई बच्चा पढ़ के आया था, उसमें हर जो की पॉइंट्स हैं आप लोगों ने वो फ्लो शीट्स के अंदर मेंशन कर देने हैं। तो आप लोगों ने अपने नोट्स अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने जो है वो जो हमारे पास 2021 का वो सॉरी 2020 का जो पीएमएस का जोलॉजी का पेपर 2 है, उसका जो क्वेश्चन इस पोर्शन में से आया है आपने उसको अटेम्प्ट करके वो ग्रुप के अंदर शेयर करना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज।